पांचवा अध्याय अयोध्या के आदिम निवासी। अयोध्या या कौशल राज के आदिम निवासी कौन थे, इसका पता नहीं लगता। पुरातत्व विज्ञान और जनश्रुति दोनों इस विषय में चुप है। वाल्मीकि रामायण और पुराणों से विदित है कि इस पृथ्वी के पहले राजा मनु वैवस्वत थे। उनके पुत्र इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चला और उनकी बेटी इला से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए अयोध्या नगरी बसाई और उसे कौशल की राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु को उसका राजा बनाया। इक्ष्वाकु के वंशजों ने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में अनेक राज्य स्थापित किए, परंतु इक्ष्वाकु की प्रजा कौन थी या कौन मानेगा कि प्रजा भी इक्ष्वाकु वंश की रही। पाश्चात्य विद्वान इस देश के मूल निवासियों को द्रविड़ कहते हैं, परंतु डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पृष्ठ 416 में लिखा है कि द्रविड़ शब्द बड़ा ही भ्रम उत्पादक है। इसमें संदेह नहीं कि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो ढोर डंगर पालते थे। हम लोग पुराणों और वेदों में देवों और असुरों का निरंतर संग्राम पढ़ते हैं। भारत के आर्य कभी लहू के प्यासे न थे और न उनके साथ ऐसे संक्राम रोग चलते थे जिनसे विजित लोग नष्ट हो जाते थे और आप बचे रहते थे। मूल निवासी दबा दिए गए, परंतु जो शांति से रहना चाहते थे उनके लिए कोई बाधा न थी। सुरों को, जो कदाचित हिमालय प्रांत के रहने वाले थे, कभी कभी असुरों से लड़ना पड़ता था। कभी कभी असुर ऐसे प्रबल हो जाते थे कि सुरों की पृथ्वी भारत के मैदान के राजा दशरथ और दुष्यंत से सहायता मांगनी पड़ती थी, किंतु हमने कभी नहीं सुना कि असुर नष्ट हो गए। यही दशा कौशल के आदिम निवासियों की रही। असुर कहीं चांडाल, कहीं दस्यु, कहीं राक्षस और कहीं पिशाच कहलाते हैं। इन्हीं में से एक जाति डोम है। अध्याय 11 में लिखा है कि ईस्वीसन की 13वीं शताब्दी में सरयू पार डोमनगढ़ का डोम राजा था, जिसे अयोध्या के श्री वास्तव्य राजा जगत सिंह ने मारा था। मिस्टर नेस्फील्ड ने अपने ब्रीफ रिव्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध पृष्ठ 101 में लिखा है कि उजड़ी घड़ियों, उनके नामों और उनके विषय में जनश्रुतियों से प्रकट होता है कि डोम, डोमकटर, डोमड़े या डोवर हिंदुस्तान में किसी समय में बड़े शक्तिशाली थे। विशेषकर के घाघरा के उत्तर के जिलों में इनमें कुछ तो भाट और ब्राह्मणों को मिलाकर और पक्के हिंदुओं के आचार विचार सीखकर छत्री बन गए। शेष उनसे बहुत नीचे दर्जे पर पड़े रहे। कुछ भंगी बने, कुछ धरकार या बसफोड़ हो गए, कुछ तुरहा हुए, कुछ धोबी का काम करने लगे, कुछ धानुक होकर धनुष बनाने लगे। इनमें जो मुसलमान हो गए वे कमंगर, कमान बनाने वाले कहलाए। कुछ मुसलमान होकर डोम मिरासी बन गए। इस जाति में जो शेष बचे वह घिने काम करते हैं, जैसे कुत्ते खाना और जीतों को मारना, जल्लादी। परंतु कमाऊ में इस जाति के कुछ अच्छे अंश बचे हैं और कारीगरी के काम करते हैं, जैसे राजगिरी और बढ़ई का काम। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि नीचे के देश में भी जो लोग ऐसे उद्यम करते हैं वे भी पहले इसी जाति के थे। दूसरी जाति जो अब तक प्रबल रही है भरों की है। इनमें कुछ रजभर कहलाते हैं, जिनके नाम ही से प्रकट है कि इस जाति के लोग पहले राजा थे। अवध प्रांत में अब भी भरों के गढ़ों के भग्नावशेष पाए जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी शीर्षक अंग्रेजी लेख में हमने लिखा है कि गढ़ अमेठी और जायस, जिसका प्राचीन नाम उदयनगर या उद्यान नगर था, दोनों पहले भरों के अधिकार में थे। अवध गजेटियर में लिखा है कि भर जाति को लोग अवध के पूर्व जिलों में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। कुछ लोग इनको क्षत्रिय समझते हैं, परंतु हमको इससे संदेह है। ऐसा जान पड़ता है कि अवध के पश्चिम में पासी, अवध के पूर्व और मध्य में भर और गोरखपुर और बनारस के कुछ भाग में, जो पहले कौशल ही के अंतर्गत थे, चीरू एक ही समय में राज करते थे। हजारों वर्ष पहले आर्यों ने इनको अधीन कर लिया था। इन्हें मारकर उत्तर या दक्षिण के पहाड़ी प्रांतों में भगा दिया था और जब सूर्यवंश की घटती के दिन आए तो ये फिर प्रबल हो गए। प्रश्न यह उठता है कि यह लोग अब चोर डाकुओं में क्यों गिने जाते हैं? उत्तर स्पष्ट है, यह लोग बड़े वीर और स्वतंत्रता देवी के भक्त पुजारी थे, परंतु आर्यों के हथियारों और उनके युद्ध कौशल से इन्हें हार जाना पड़ा। जब विजेता इनको सताते थे तो यह लोग भी
उनको लूट लिया करते थे। यही करते करते अब उनकी बांध सी पड़ गई है और हजारों वर्ष की निरंतर घटती से अब यह लोग चोरी डकैती में पक्के हो गए और अब उनका यही धंधा रह गया। अवध गजेटियर में लिखा है कि मिर्ज़ापुर के पूर्व के पहाड़ी प्रांत में अब तक भर राजा है। सर हेनरी इलियट ने लिखा है कि यहाँ यह लोग रजभर और भरपतका कहलाते हैं और किसी समय गोरखपुर से बुंदेलखंड तक इनके राज में था। कई स्थान पर पुरानी घड़ियों के खंडर अब भी देखे जाते हैं, जिन्हें लोग भरों की घड़ियाँ बतलाते हैं। जिस धूस, टीले, तालाब या मंदिर के जड़ मूल का पता नहीं लगता, वह भरों का बनवाया कहा जाता है। शेरिंग ने अपने हिंदू कास्ट में लिखा है कि मिर्ज़ापुर के पास पहले पंपापुर नगर बसा था, जिसमें अब भी भरों के समय के कुछ खुदे पत्थर पड़े हैं। इन पर जो मूर्तियां हैं उनके चेहरे मंगोलियन है और दाढ़ी नोकदार है। आजमगढ़ में अब भी जनश्रुति है कि श्री रामचंद्र जी के समय में इस प्रांत में रजभर और असुर रहते थे, जो कौशल राज के अधीन थे। भरों की घड़ियों के भग्नावशेष अब भी आजमगढ़ के पास हरवंशपुर और ऊंचगांव में और घोसी में देखे जाते हैं। निज़ामबाद परगने में अमीन नगर के पास हरिबंद भरों का बनवाया कहा जाता है। गाजीपुर के उत्तर सदियाबाद, पचोतर, जहुराबाद और लखनेसर परगने भरों के अधिकार में थे। सुल्तानपुर से मिला हुआ कुश भवनपुर बहुत दिनों तक भरों की राजधानी रहा और उनके अधिकार में अवध का सारा पूर्वी भाग था। बहराइच भी भरेच का आधुनिक रूप है। यहीं से भर दक्षिण की ओर फैले थे। मिर्ज़ापुर के परगना भदोही का मूल रूप भरदही है। यहाँ अनेक गढ़िया और तालाब भरों के बनवाए बताए जाते हैं। इनमें विशेषता यह है, सब सूर्य बेदी है, अर्थात पूर्व पश्चिम लंबे होते हैं। आर्यों के ताल चंद्र बेदी होते हैं और उत्तर दक्षिण लंबे होते हैं। भरों की बनवाई गढ़ियों की ईंटें 19 इंच लंबी, 11 इंच चौड़ी और 23 इंच मोटी पाई जाती है और जहाँ मिलती है उन्हें आजकल भरड़ी कहते हैं। इन्हीं आदिम निवासियों में एक पासी है। पासी विशेषकर अवध और उससे मिले हुए जिलों में पाए जाते हैं, जैसे इलाहाबाद, बनारस और शाहजहाँपुर। पासी बड़े लड़ने वाले और प्रसिद्ध चोर है। पहले पासी लोग सिपाहियों में भर्ती होते थे, अब भी अधिकांश गांव के चौकीदार है। नवाबी में अवध के पासी तीर चलाने में बड़े सिद्धहस्त थे और 100 गज का निशान मार लेते थे। किसी प्रकार की चोरी या डकैती ऐसी नहीं जो वे न करते हो। पासियों में एक वर्ग रजपसी है, जिसके नाम ही से प्रकट है कि यह लोग पहले राजा थे। ऐसी ही एक जाति थारू की है। थारू आजकल तराई में रहते हैं, जहाँ कदाचित क्षत्रियों के डर के मारे जाकर बसे थे। थारू मांस खाते, मद्य पीते, फिर भी बड़े डरपोक होते हैं। जिन वनों में थारू बस गए हैं, वहाँ की आबो हवा मैदान के रहने वालों के लिए प्राणघातक है। यद्यपि थारू यहाँ सुख से रहते, तो भी इनका स्वास्थ्य देखने से यह अनुमान किया जा सकता है कि तगई की आबोहवा ने इन्हें ऐसा दुर्बल कर दिया है। इनके अतिरिक्त कितनी पुरानी जातियाँ आर्यों के बीच में रहकर उनसे मिलजुल गई है।